गरीब मजदूर माँ रानी एक विधवा औरत थी। वह अपनी 7 साल की बेटी के साथ रहती थी। वह गली गली जाकर बर्तन बेचा करती थी और इसी तरह वह घर का गुजारा चलाती थी। और कोई काम धंधा न होने पर गली गली आवाज लगाती थी, पुराने कपड़े से बर्तन ले लो, पुराने कपड़ों से बर्तन ले लो, पुराने कपड़ों से बर्तन ले लो। रानी अपनी 7 साल की बेटी को भी अपने साथ ले जाती थी। कई बार उसकी बेटी सुमन थक जाती थी और उसे भूख लग जाती थी तो वह किसी से मांगकर उसको खाना भी खिला देती थी। एक बार की बात है, माँ मुझे भूख लगी है। बेटा मैं कहाँ से लाऊं खाना? माँ देखो ना धूप कितनी तेज है। आज सुबह से तुमने मुझे कुछ नहीं खिलाया, भूख तो लगेगी ही ना। बेटा सुबह खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए सुबह जल्दी बर्तन बेचने के लिए निकल गई और किसी ने आज बर्तन अभी तक नहीं खरीदे। अब मैं क्या करूं? चल थोड़ा सा आगे चलती हूँ, कुछ मिल जाए तो देखती हूँ। माँ मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा, कुछ खा लूं तभी आगे बढ़ पाऊंगी। रानी की नजर एक मंदिर पर पड़ती है। सुमन देख, पास में एक मंदिर है, वहाँ चलते हैं, वहाँ थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा, उसी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। भगवान के आगे सिर झुकाना भी हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। आगे जैसा वह चाहेगा वैसा करेंगे। रानी और सुमन मंदिर की ओर चल देते हैं। वहाँ आरती हो रही होती है। दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। तभी एक सेठ वहाँ से गुजर रहा होता है। सेठ थोड़ा सा प्रसाद दे दो, भूख लगी है। हाँ लो, भगवान का प्रसाद है, जितना बटेगा उतना बढ़ेगा। सेठ थोड़ी दूर जाता है और सीढ़ियों से गिर जाता है। रानी आकर देखती है तो उसे सेठ बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। अरे इनको तो किसी सांप ने काट लिया। तभी उसकी नजर एक सांप के ऊपर पड़ती है जो उसको डस कर जा रहा होता है। रानी आओ देखती है न ताओ और सेठ के पाँव का जहर चूस लेती है और खुद बेहोश हो जाती है। जब सेठ को होश आता है तो वह रानी को बेहोश पाता है और उसके पास बैठी सुमन रो रही होती है। माँ आपको क्या हुआ है? उठो माँ, होश में आओ। तभी वहाँ पर खड़ी भीड़ सेठ को सारा हाल बताती है और थोड़ी देर में रानी को होश आ जाता है। बहन तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। एहसान कैसा सेठ जी, यह तो मेरा फर्ज था। तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? साहब मैं बर्तन बेचती हूँ और अपना गुजर बसर करती हूँ। आज एक भी बर्तन नहीं बिका तो सोचा मंदिर में से प्रसाद लेकर भूख मिटा लूं, इसीलिए आपसे प्रसाद मांगा था। मेरी जिंदगी तुम्हारी बदौलत है, आज से तुम मेरी घर में रहोगी। नहीं सेठ जी, मैं यूं ही किसी के घर नहीं रहती, भीख नहीं मांगनी मुझे। अगर कोई काम है तो बताइए। मुझे तुम्हारी खुददारी बहुत पसंद आई, मेरे घर में काम कर लिया करना, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे और रहने के लिए घर दे दूंगा। सेठ रानी और सुमन को लेकर घर चला जाता है। वहाँ अपनी बीवी और बेटी को सारी बात बताता है। सेठ की बीवी कलावती और बेटी शालिनी उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। समय बीतता है और सुमन बड़ी हो जाती है। सुमन बहुत सुंदर युवती बनती है। सुमन को देखकर शालिनी और कलावती उससे ईर्ष्या करते हैं। एक दिन कलावती ने रानी से कहा, रानी तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, इसके चर्चे पूरे गांव में हो रहे हैं। मैं नहीं चाहती इसका साया भी मेरी बेटी शालिनी की जिंदगी पर पड़े। मैं समझी नहीं सेठानी जी। रानी कल मेरी बेटी शालिनी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, पर अगर वह सुमन को देखेंगे तो मेरी बेटी को पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सुमन अपनी सुंदरता को छुपाकर एक घूंघट में रहे। सेठानी जी, सुमन रिश्तेदारों के सामने नहीं आएगी, आए या ना आए, पर अब से हमेशा घूंघट में ही रहेगी। रानी मन मारकर हाँ कह देती है और सुमन से हमेशा पर्दे में रहने के लिए कहती है। सुमन अपनी माँ की मजबूरी को समझकर हमेशा पर्दे में रहा करती थी, पर उसे एक बहुत अच्छा शौक था गाना गाने का। वह अक्सर गाना गाती थी। एक दिन शालिनी को देखने के लिए लड़का आया। जब वह हवेली की तरफ आ रहा था तो उसने बहुत ही मधुर आवाज सुनी जो सुमन गा रही थी।
अरे ये तो बहुत ही सुंदर आवाज है। इतनी सुंदर आवाज को सुनकर तो मेरा मन कह रहा है उससे मिलने के लिए। काश वो सुंदरता मेरे सामने आ जाए। यह सोचकर वह हवेली की तरफ चलता है और शालिनी से मिलता है। हो सकता है जो मधुर आवाज मैंने सुनी थी वो यही लड़की की हो। कितना सुंदर गाती है ये। वह बिना सोचे समझे उसके लिए हाँ कह देता है। लेकिन एक दिन किसी काम से हवेली आया, तब उसे वही मधुर संगीत सुनाई दिया। उस संगीत के पीछे पीछे वो हो लिया। वह गाना सुमन गुनगुना रही थी। सुमन आगे आगे थी और केशव उसके पीछे। जब केशव ने उसको रोकने की कोशिश की तो सुमन वहाँ से भाग गई। केशव शालिनी से मिला। शालिनी, जब तुम्हें मैंने रोका तो तुम भाग क्यों गई? तुमने मुझे कब रोका? तुम्हें गाने का शौक है ना? शौक? वह भी गाने का? बिल्कुल नहीं, मुझे तो गाना बिल्कुल नहीं आता। तो वो मधुर संगीत वाली लड़की शालिनी नहीं कोई और है। अब तो मुझे उस मधुर संगीत वाली लड़की का पता लगाना ही होगा। केशव सुमन की आवाज के सहारे उसको ढूंढने की कोशिश करता है, पर सुमन सामने आती पर घूंघट में होती। एक बार केशव सुमन को रोक लेता है। कौन हो तुम? हमेशा घूंघट में क्यों रहती हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज ने मुझे पागल बना रखा है। मैं तुम्हारी आवाज का दीवाना हो गया हूँ। पर आप तो शालिनी से शादी कर रहे हैं ना? शालिनी को मैंने उसी मधुर संगीत वाली लड़की जाना था, पर वो तो तुम हो और मैं तुम्हारी आवाज से इतना प्रभावित हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। यह बात शालिनी सुन लेती है और सुमन को बहुत बुरा भला सुनाती है। शालिनी, चुप हो जाओ। मैं तुमसे नहीं, इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। यह कैसे हो सकता है? क्या तुमने इसको देखा है कभी? यह एक कुरूप लड़की है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कैसी है, बस ये मेरी दिल को भा गई है। शादी करूँगा तो इससे, नहीं तो कुंवारा रहूंगा। सुमन केशव की जिद के आगे हार जाती है और अपना पर्दा हटा देती है। केशव उसको देखकर स्तब्ध रह जाता है और उसको देखता ही रह जाता है। केशव अपनी शादी के लिए सुमन को अपने परिवार को दिखाता है। उसके परिवार वाले एक गरीब लड़की से उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, पर धीरे धीरे केशव के परिवार वाले शादी के लिए हाँ कह देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। वह दोनों अब हंसी खुशी अपना जीवन जीते हैं। वहीं दूसरी ओर कलावती, जो रानी के मजदूर होने के कारण सुमन की खूबसूरती पर पर्दा डालने पर मजबूर थी, वह भी दोनों को देखकर बहुत खुश होती है।